हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी भाई अभी यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग जान ही रहे हैं कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी के रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सब में आयोग ने 35 क्वेश्चन फिक्स कर दिया है। तो उसी के क्रम में मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा जो PYQ आपके पेपर पूछे गए हैं, आयोग के जो भी कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं रिवाइज करने चल रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी आपके पेपर, जैसे इसमें अभी एक्साइज कांस्टेबल का मैं पेपर आज लेकर आया हूँ, बाकी आप जान रहे हैं कि दंत चिकित्सा अधिकारी या ETO का पेपर हुआ है, ऑडिटर का हुआ है, उसके बाद BPO का पेपर हुआ है। तो इन सब जो भी पेपर हुए हैं एक बार उसको अच्छे से एनालिसिस किया जाता है। अभी पेपर रिसेंटली में फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है, स्टेनो का हुआ है, तो उसके कंप्यूटर और यूपी स्पेशल इस पेपर को मैंने देखा है। जो भी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम उसी टॉपिक से उसके आसपास ही, जैसे अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आगे चलकर महादेवी वर्मा से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे चलकर तुलसीदास जी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ कौन से लेखक के बारे में कैसे क्वेश्चन बन रहा है। सेम वही वैसे ही वही पैटर्न है, जैसे यहाँ पे इनके जन्म के बारे में पूछा गया है तो अगला दूसरे के जन्म के बारे में पूछ लिया गया है। कुछ इनकी जो रचनाएं हैं यहाँ पे पूछा गया है, आगे वहाँ पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको पता चलेगा, एक पैटर्न पता चलेगा कि हाँ एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। बाकी अभी 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए, मुझे लग रहा है कि 10 12 15 एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी ने कराया है, सबके पैटर्न एक ही रखा है। तो ये जो आपका PYQ रहेगा ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो एक बार आप ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। ये एक्साइज का पेपर है, एक्साइज कांस्टेबल। तो इसमें थोड़ा सा 81 क्वेश्चन से लेकर के 150 क्वेश्चन तक आयोग ने पूछा है। टोटल 70 क्वेश्चन पूछा है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को मिला करके। चलिए देखते हैं क्या है कैसे है। तो सबसे पहले आपका एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब सही कथन आपको बताना है। इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है, उसके बाद में इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं प्रेमा और गोदान शामिल हैं, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 8 अक्टूबर 1966 को हुई थी। अब कौन कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है, ABC कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर इसका C ही सही है। A और B ये दोनों सही हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी जो प्रमुख कृति है वो प्रेमा और गोदान है। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मुंशी प्रेमचंद से पूछा जाएगा तो इनकी मृत्यु का डेट आपको दिया जाएगा, जो फिक्स डेट रहेगी ये आपको कंफर्म कर लेना है। इनका जन्म कब हुआ था, किस डेट में हुई थी, वो आपको कंफर्म कर लेना है। या इनसे आसपास जो भी जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो भी लेखक हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 नंबर पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कानपुर बैराज स्थित है। अब आप लोग देखिए, इसमें हिंडन है, गोकुल है, लौकुश और नरौरा। तो 82 का आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C लौकुश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 83 नंबर, लिखा हुआ है 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो कौन सा हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सहारनपुर हवाई अड्डा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आप लोगों के पास डेटा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अगर कहीं पे बैठे हैं, लेटे हैं, तो आराम से अपना वीडियो प्ले कर लीजिए और 2x पे भी करके एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको आप 2 4 बार देख लीजिए ज़रूर। ये आपका जो भी आप तैयारी करेंगे वो आपको दिशा देने के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कण्व वंश जो है उसका पहला राजा कौन था। 84 में आपका दिया हुआ है सहदेव, चंद्रवर्मा, पुष्यमित्र या वासुदेव।
कौन सही हो जाएंगे? तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है कि आगे किस साहित्य आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? आगे जो हैं वो किस साहित्यिक आंदोलन के प्रतिपादक थे? तो इसमें आपका दिया हुआ है छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और द्विवेदी युग और छायावाद, उसके बाद में नई कविता और प्रयोगवाद। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार पूछा जा चुका है। आयोग ने इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा है 2025 में, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई कविता और प्रयोगवाद। नई कविता और प्रयोगवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 86 नंबर। 86 नंबर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये तो थोड़ा सा इजी बना दिया था आयोग ने। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। आप जान रहे हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो सोनभद्र में कैसे लगेगा? तो जो भी भाई थोड़ा सा भी जानते होंगे कि सोनभद्र किधर पड़ता है तो ये ऑप्शन सही टिक किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 87। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो ये सब लोग जानते हैं कि धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये धनुष बाण कहाँ से लिया गया है, मछली कहाँ से ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? महोबा जो है वो किस क्षेत्र में है? जैसे आप जान रहे हैं कि अवध क्षेत्र है, पूर्वांचल है, रुहेलखंड है, बुंदेलखंड है। तो ये कौन से क्षेत्र में है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? अब 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? कौन सी हो सकती है? जो सबसे बड़ी है वही है गंगा। कौन सी है? गंगा, जो 28 जिलों से होकर के बहती है। अब ये आपको ध्यान रखना है गंगा के बारे में कि ये कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ ये जाकर निकलती है, ये यमुना से कहाँ पे मिलती है, ये घाघरा से कहाँ पर मिलती है, गोमती इसमें कहाँ मिलती है, ये सब टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, कृषि उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक है? तो 90 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मैदान। कौन सा? पश्चिमी मैदान। अब पश्चिमी मैदान के भी बारे में थोड़ा सा जानिएगा। हरित क्रांति जो आई थी वो उधर ही पश्चिमी मैदान पे ही ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? अब ये झूला नृत्य आप साधारणतः जान ही रहे होंगे कि सावन जो है होता है, पहले नहीं सावन है, सावन में झूला चलिए झूल कर आते हैं, तो वही श्रावण लिखा हुआ है इसमें। इसका शुद्ध जो उच्चारण होता है वो श्रावण ही होता है, उसी में झूला नृत्य होता है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आगरा का जो किला है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा जा चुका है आगरा किला के बारे में। तो सबसे पहले इसको बनवाया किसने था? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो वास्तुकार हैं वो अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ था, अब्दुल खान की देखरेख में, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो 92 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और सी ये आपका रॉन्ग है। जिस भाई का पेपर है, पेपर बहुत अच्छा किए हैं भाई ये। 93 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त। देखिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी पूछा गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जिनका जन्म अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख कर जाइएगा। अभी भारतेंदु जी के बारे में पूछा गया था, इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ इनका जन्म हुआ था। अभी रिसेंटली शायद फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसी में पूछा गया है। तो जो मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन सा कथन सही है, चलिए आप लोग बताइए एक बार। इनका जन्म जो है वो झांसी में हुआ था,
और जो इनकी प्रमुख कृति है रंग में भंग है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म झांसी में हुआ था, और उसके बाद में रंग में भंग इनकी प्रमुख कृति है, राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 94 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? अब सुल्तानपुर के बारे में लीजिए पूछ लिया गया आपसे। 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए थोड़ा जल्दी। इसमें लिखा हुआ है इसका पुराना नाम मीसापुर था, तो इसका पुराना नाम मीसापुर नहीं था। उसके बाद में सुल्तानपुर जिला के दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों से घिरा है। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में कहाँ अयोध्या हो जाएगा भाई? ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद में लिखा हुआ है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। हाँ, ये सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? केवल सी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो पत्थर शिल्प में यूज होती है लोकप्रिय सामग्री कौन सी है, आप लोग बताइए। तो 95 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, कडप्पा पत्थर, संगमरमर और सोप स्टोन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आप लोग एक बार इसको कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, तो 96 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। इसमें जो ये 1948 लिखा है सूचना का आयोग, तो सभी जान रहे हैं आरटीआई कब से आया है। तो ये एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा कि इसको बना दिया था आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या लिखा है कि 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया था? तो काशीराम नगर तो बहुत ज़्यादा चर्चित था, आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? तो 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। 98 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 में किया था। यह आतंकवादी घटनाओं से निपटता है और इसका मुख्यालय वाराणसी में है। तो 98 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार 2007 में, और ये आतंकवादी घटनाओं से निपटता है। इसका मुख्यालय वाराणसी में नहीं है, कहाँ पे है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब लोकायुक्त के बारे में आपसे पूछा गया है, तो एक बार इसको देखते हैं। उसके बाद में आप लोगों को राज्यपाल के बारे में भी पूरा डिटेल्स ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, पूछा भी गया क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कि कौन से प्रथम हैं, कौन से स्वतंत्रता के पहले हैं, बाद के हैं, कौन से क्रम के हैं। ये सब पूरा डिटेल आपको राज्यपाल के बारे में भी ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, और विश्वंभर दयाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया था। तो 99 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। लोकायुक्त पद जो है 1985 से नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मधुर स्वप्न के लेखक कौन है? मधुर स्वप्न के लेखक जो आपके हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। तो आपका इसमें 20 क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका
20 क्वेश्चन तो आपका पूछा गया था यूपी स्पेशल पूछा गया था आपसे। और उसके बाद में फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर इसमें जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। चलिए कंप्यूटर का देखते हैं किस हिसाब से क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, 1980 के दशक में शुरू की गई RISC आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका किया जाता है इसमें, विंडोज़ का, मैक OS का, या यूनिक्स का, या MS-DOS का। तो इसमें जो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूनिक्स। ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या है। सर्च इंजन की जो मूल क्षमता होती है वो क्या होती है, वेबसाइट बनाना, या ईमेल खातों का प्रबंधन करना, फाइलें डाउनलोड करना, या खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना। जो सर्च इंजन है वो क्या करते हैं, आपकी खोज क्या आप खोजना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से आपको दस्तावेज ढूंढते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये तो फिर से स्टार्ट हो गया थोड़ा सा। 103 में लिखा हुआ है कि होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। तो सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, 103 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। 104 में आपका लिखा है कि ईमेल के प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले यदि दूसरे को, कह रहे हैं कि ईमेल के प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरे को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप जब ईमेल भेजते हैं तो दूसरा जो आपका प्राप्तकर्ता हो उसे ना पता चले, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केवल प्लेन टेक्स्ट, सर्क्यूट, स्विच्ड वॉइस, और उसके बाद में आस्की, या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कुछ ऐसे हिंदी में लिखा रहता है कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है कि अब क्या ही बता दें, बहुत खतरनाक लिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, 106 लिखा हुआ है कि बैंकिंग के लिए USD सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो जो आपका USD सेवा प्रदान करता है वह करता है नेशनल यूनिफाइड USD प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है। तो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम कौन सा नहीं है, तो इसमें वायरस तो आप जान ही रहे हैं दुर्भावनापूर्ण, ये ट्रोजन हॉर्स भी वही, वॉर्म भी वही, लेकिन ये जो वेब ब्राउज़र है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 108 नंबर में क्या लिखा है कि किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है। तो इंटरनेट होस्ट कौन सा कंप्यूटर माना जाता है, तो इसमें केवल मेन फ्रेम हो जाएगा, या मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, या केवल सर्वर, या आपका फिर केवल पर्सनल कंप्यूटर। तो 108 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। 109 में लिखा हुआ है कि आत्म प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से कौन सा सत्य है, यह किसी व्यक्ति को दूसरे से सीखने की क्षमता पर केंद्रित है, यह भविष्य के करियर की सफलता के लिए प्रासंगिक नहीं है, इसमें किसी भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है, यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर करता है। तो कौन सा है 109 में आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। 110 में लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग शामिल है। तो इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, उपयोगकर्ता इंटरफेस, या कर्नेल। तो इसका 110 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। 111 में लिखा हुआ है कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं।
उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बड़े आकार के कागज़ का उपयोग करके, समग्र प्रिंट गति को कम करके, या रंगों की संख्या बढ़ाकर, या आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके। 111, 112 में लिखा है कि किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ये फुल फॉर्म भी बहुत पूछे जाते हैं भाई, CLI और GUI का, तो इसको ध्यान रखना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का, और CLI का होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ये ध्यान रखना है। और IoT का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 113 नंबर लिखा हुआ है कि कौन सी विशेषताओं और उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों को पूरा करने में मदद करता है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को पूरा करने में मदद करता है? तो ऑटोफिल सजेशन। क्या? ऑटोफिल सजेशन। जैसे आप कुछ लिखते हैं तो अपने कीबोर्ड में देखते होंगे, जो आपका मोबाइल फ़ोन का कीबोर्ड होता है उसमें कोई भी आप वर्ड लिखे तो वो ऑटोफिल कर देता है। ऑटोफिल मीन्स अगर कोई भी आपका, जैसे हेलो लिखते हैं तो कभी कभी क्या लिखते हैं, HLO लिख दिया तो HELLO वो पूरा करके लिख देता है। वैसे ही ऑटोफिल सजेशन होता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 14, 114 में लिखा हुआ है कि UPI किस सेवा का उन्नत संस्करण है? तो जो UPI है वो किसका है? IMPS का। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। क्वेश्चन नंबर 115 लिखा है किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है? किस प्रकार का प्रिंटर जो है वह स्याही का छिड़काव करता है, नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव? तो इंकजेट प्रिंटर ही है वो, जो क्या करता है, जो भी कुछ भी प्रिंट करना होता है उसको छिड़कता है, स्याही को क्या करता है वो छिड़क के प्रिंट करता है। 116 नंबर में आपका लिखा हुआ है कि ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या सुविधा प्रदान करता है? ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा प्रदान करता है? यह केवल प्लेन टेक्स्ट की अनुमति देता है, यह केवल HTML का उपयोग करके ईमेल को प्रारूपित करता है, यह अनुलेखनों का अनुसमर्थन करता है, यह ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है? तो 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 117 लिखा हुआ है कि आपका इसमें क्या लिखा हुआ है, डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, फाइलों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए, फाइलों को और अधिक संपीड़ित करने के लिए, फाइलों को इनक्रिप्ट करने के लिए, या संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइलों को पुनर्स्थापित करने के लिए। 118 में लिखा है कि गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो जो आपके गैर प्रभाव प्रिंटर हैं उनके द्वारा जो चित्र बनाने की तकनीकी होती है वो क्या होती है? लेजर तकनीकी, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियाँ, इसके द्वारा ही जो आपके गैर प्रभाव प्रिंटर हैं उनके द्वारा चित्र बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 119 लिखा हुआ है भाई कि दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? तो अब कुछ भी आपको देखना है तो कौन सी आउटपुट डिवाइस आप लोग जान ही रहे हैं, मॉनिटर में ही आप देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो जो भी भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोगों को जो भी PYQ हुए हैं आपके वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 120 में लिखा है कि IP को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल कार्य क्या माना जाता है? प्रोटोकॉल के बाद में क्या लिख दिए हैं, लिखा है व्हाई इज IP कंसिडर्ड अ लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल।
अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है कि यह उन नेटवर्क के बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। यह उपयोगों से जटिल प्रोटोकॉल है, यह उपयोग में सबसे जटिल प्रोटोकॉल है। यह सभी अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा की गारंटी देता है और यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो 120 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। 121 में लिखा हुआ है कि 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? कौन सी घटना महत्वपूर्ण घटी थी? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? यह पहले RISC वर्क स्टेशन का विमोचन, सॉरी इसमें ये नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा IBM PC का परिचय। ऑप्शन नंबर डी। 121 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, IBM PC का परिचय। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो IBM PC का परिचय हुआ था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर का परिचय हुआ था। 122 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डेटा का भंडारण करेगा, उसके बाद में उसका प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। 123 में लिखा हुआ है इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आमतौर पर क्या कहा जाता है इंटरनेट पर? तो उसे बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर होस्ट बोला जाता है। 124 में लिखा हुआ है स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में AI किस प्रकार योगदान दे सकता है? तो जो AI योगदान देता है वह देता है बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से, यातायात को नियंत्रित करके और सुरक्षा बढ़ाकर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 124 का। 125 में लिखा हुआ है कि लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? लिखा हुआ है कि लेजर प्रिंटर जो है वो घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125। तो 125 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लेजर बीम। क्या बनाएगा? लेजर बीम। अब ये जो लेजर प्रिंटर है ना, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन AEP का उपयोग करके किया जाता है? AEP लिखा हुआ है, AEPS का उपयोग करके किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नगद निकासी, नगद जमा, बैलेंस इंक्वायरी, सब किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 127 में लिखा हुआ है आपका कि कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? लेआउट टैब, डेटा टैब, फॉर्मेट टैब या डिजाइन टैब? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिजाइन टैब। क्या हो जाएगा? डिजाइन टैब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 128 में लिखा हुआ है कि ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है? तो नवीनतम और सर्वोत्तम मानक जो आपका हो जाएगा MIME। क्या हो जाएगा? MIME आपका राइट आंसर हो जाएगा। 129 में लिखा हुआ है कोर टू DO किससे संबंधित है? कोर टू DO किससे संबंधित है? तो आपका जो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक डुअल कोर प्रोसेसर से संबंधित है। 130 में आपका लिखा है इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 130 का आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो 130 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131 में लिखा हुआ है कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं? कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा मैट्रिक्स प्रिंट हेड। 133 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 132 में क्या लिखा है? 132 में लिखा हुआ है कि ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? ब्लॉगिंग के लिए MS ऑफिस जो है आपका 2007 का, उसमें क्या दिया गया है?
तो इसमें दिया गया है वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग। क्या दिया है? वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 133 में लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें 133 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 133 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता। उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की जो योग्यता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 में आपका लिखा हुआ है कि किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता है। किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय टेप आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है। जब कोई प्रक्रिया जो है रेडी अवस्था में है, रेडी का मतलब क्या कि मैं तैयार हूँ, बस आप क्या कीजिए, मुझे मौका दीजिए। तो बस वही इसमें भी है आपका। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, रेडी मतलब तैयार है, लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। मतलब सीपीयू क्या कर दे, इसको फाइनल कर दे कि हाँ ये काम आप करिए, वो तुरंत कर देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मेमोरी डेटा स्टोरेज एमडीआर क्या रखता है। तो जो आपका एमडीआर रखता है 136 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान एमडीआर है। एमडीआर क्या रखता है? तो एमडीआर जो है ये मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान है। 137 में लिखा हुआ है पाथ एमटीयू क्या लिखा हुआ है इसमें यार? एमटीयू लिखा हुआ है, एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी आपका गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार। 138 में आपका है कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या होता है? तो बस जो होता है वो तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है, उसी ही को बस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139 में लिखा हुआ है दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है। दिशा निर्देश जो है उसको नेविगेट करने के लिए मैप ही रहेगा, तो आपको बताएगा कि हाँ आप किस दिशा में चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 140 IIoT का विस्तार करें। IIoT का विस्तार करें का मतलब आपसे ये फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? फुल फॉर्म। अभी मैं आपसे IoT का फुल फॉर्म पूछा था और यहाँ पे IIoT का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो IoT का होता है, लेकिन जब एक आई और जोड़ देगा तो इसमें आप इंडस्ट्रियल कर दीजिएगा। क्या? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141 में लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो दो मुख्य घटक हैं वो आपके हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। 142 में लिखा हुआ है कि पेरेंट प्रोसेस आईडी PPID प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेटपीड। क्या हो जाएगा? गेटपीड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 143 में लिखा हुआ है डेटा का बैकअप ना लेने का संभावित परिणाम क्या है। डेटा का बैकअप ना लेने का संभावित परिणाम क्या है? तो इसका जो संभावित परिणाम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डेटा हानि। क्या हो जाएगा? डेटा हानि। 144 क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। बस आपके 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी। तो पहली पीढ़ी में जो आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था वो मुख्य मेमोरी डिवाइस थी क्या? चुंबकीय। 144 का क्या हो जाएगा?
चुंबकीय ड्रम, क्या? चुंबकीय ड्रम। चलिए उसके बाद में 145 में लिखा हुआ है कि आप ईमेल में किस प्रकार के फाइल संलग्न कर सकते हैं। ईमेल में आप किस प्रकार के फाइल संलग्न कर सकते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता हो। कोई भी फाइल हो जिसको लेकिन फाइल फॉर्म में रखा जा सकता हो उसको आप संलग्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 146 में लिखा है कि डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल रूप में कोई भी क्या करने के लिए, सूचना को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 146 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लैपटॉप। क्या हो जाएगा? लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। तो मानव पठनीय रूप में कौन परिवर्तित करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे क्या होगा, मॉनिटर से ही तो हम डेटा को पढ़ पाते हैं। तो मॉनिटर कैसा है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 148 लिखा हुआ है IBM मेनफ्रेम में Z/OS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है। तो Z जो है OS से है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। तो 148 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रतिबंधित करना। तो एक बार मैं फिर सभी भाइयों को एक बार याद करा दे रहा हूँ, जो भी भाई अभी सेशन को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। लिखा हुआ है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्या भूमिका है, प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसकी जो प्राथमिक भूमिका होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल की, यह होती है पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना। इसकी प्राथमिक कार्य यही होता है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुनियादी मशीन लर्निंग की प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो चरणों का सही क्रम है 150 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले डेटा इनपुट, उसके बाद में आमूर्तन, उसके बाद में फिर सामान्यीकरण। पहले डेटा इनपुट, फिर आमूर्तन, फिर सामान्यीकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग कहेंगे एक बार कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि जो भी पेपर हुआ है अभी आयोग ने कराया है PYQ मैं पूरा सॉल्व करवा दूं, तो वैसे मैं धीरे धीरे सॉल्व करवा दूंगा। हो सकता है कि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसको मैं सुधार करूंगा। आप लोग एक बार अपना सजेशन दे दीजिएगा जो भी कमेंट में होगा। और आज के लिए बस इतना ही। जो भी भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।